नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं मगध साम्राज्य से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जो भी एडिशन जानकारी होगी वो भी मैं आप सभी को दे दूंगी। चलिए शुरुआत करें आज के इस नए सेशन की। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। इसके अंदर कुछ मैंने महाजनपद के प्रश्न भी शामिल किए हैं, तो जो पेपर में आ चुके हैं सिर्फ वही अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अवंती, अश्मक, वत्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी के तट पर कौन हो जाएगा, अश्मक हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी तो सभी को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। महाजनपदों की संख्या होती है टोटल 16। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो आगुंतर निकाय के अंदर क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। और दूसरा, अगर आपको ऑप्शन में भगवती सूत्र लिखा हुआ मिले तो वो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ये भी आप सभी को अच्छे से याद रखना है। उसी के अंदर दो पार्टीशन होते हैं जिसमें राजतंत्र और प्रजातंत्र को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर इन सभी चीजों की फुल डिटेल से आपको चीजें पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएगी इंडियन हिस्ट्री की, तो उसके अंदर आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था आगुंतर निकाय के अंदर क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। भागवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसी के अंदर क्या है, राज्यों का उल्लेख मिलता है, 16 राज्यों का। किसका, 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। और प्लस दो ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसके अंदर राजतंत्र और प्रजातंत्र को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, राजतंत्र और प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के अंदर यह था कि कोई भी राजा नहीं होगा, सिर्फ प्रजा ही क्या करेगी, स्वशासन करेगी। और राजतंत्र के अंदर राजा था जिसके अंदर प्रजा के द्वारा उसको क्या किया जाता था, चयनित किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है महाजनपद का मत्स्य की राजधानी क्या थी। महाजनपद मत्स्य की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है विराट नगर, है ना, विराट नगर हो जाएगी। सारी राजधानियां, सारे महाजनपद मैंने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं, जरूर चेक कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य माना जाता है। बात यहाँ भारत की नहीं वरन विश्व की हो रही है, और विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र राज्य की यहाँ पे बात हो रही है। तो कौन हो जाएगा, मगध, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो आपको याद रखना है कौन हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वैशाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा। और एक और प्रश्न यहां से बनेगा कि 16 महाजनपद में से ऐसी कौन सी महाजनपद थी जो बाद में जाके क्या है, साम्राज्य के रूप में विस्तारित हुई थी। तो उसके अंदर आपको मगध अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और मगध की राजधानी क्या होती है वो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा किन ग्रंथों के अंदर मिलती है। तो आपको याद रखना है महाभारत एवं पुराणों के अंदर क्या मिलता है, इनके बारे में वर्णन मिलता है ना। इनके बारे में वर्णन कहाँ मिलेगा, महाभारत के अंदर और पुराणों के अंदर। चलिए, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक देखो, मौर्य काल अगर आप पढ़ते हो तो आपको पहले डी शब्द याद रखना है। और डी शब्द से क्या याद रखोगे आप, बिंदुसार याद रखोगे। क्या याद रखोगे, बिंदुसार, मौर्य काल के अंदर। और फिर बिंबसार की अगर बात करें तो मगध साम्राज्य, यहाँ के हर एक साम्राज्य, ये सारे साम्राज्य है उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, बिंबसार याद रखना। तो मगध के सबसे प्राचीनतम राजवंश के संस्थापक कौन है, बिंबसार। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी आगे जानने वाले हैं, ठीक है। किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ये वही वंश है जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट बोला था, पितृहंता वंश यानी कि हर्यक वंश, है ना। कौन सा हो जाएगा, हर्यक वंश हो जाएगा। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है बिंबसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बिंबसार के द्वारा क्या है, इसकी स्थापना की जाती है। और फिर बिंबसार का पुत्र कौन आ जाता है, इनका पुत्र आता है अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु इनका पुत्र आता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो बिंबसार आपको याद रखना है हर्यक वंश का संस्थापक, और इसे ही क्या कहा गया है,
पितृहंता वंश कहा गया है। बिंबसार का पुत्र था। अब बिंबसार का पुत्र कौन हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अजात शत्रु। और इसी अजात शत्रु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार पेपर में बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो प्राचीन इतिहास का पितृहंता शासक कहलाया, या फिर ऐसा कौन सा शासक था जो प्राचीन काल के अलावा, जैसे पूरे स्टार्टिंग से अपन बात करें कि हर्यक वंश की अगर बात करें तो हर्यक वंश का कौन सा शासक था जिसने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी। वापस इसका जो पुत्र आता है उस दिन वो भी इसको निपटा देता है भाई, है ना। यहाँ वही सिलसिला चलेगा, जो आपने किया है वही आपको भरना पड़ेगा। तो वही सारी चीजें बाद में होती है। बिंबसार का पुत्र कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है अजात शत्रु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अजात शत्रु। और इसे क्या कहा गया है? पितृहंता इसे कहा गया है। यानी कि पिताजी को मार के क्या किया? राजगद्दी पर बैठ गया। किस शासक के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो आपको याद रखना है अजात शत्रु के समय किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजगृह के अंदर, है ना। कहाँ पे किया गया था? राजगृह के अंदर क्या किया गया था? पहली बार बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजात शत्रु के समय। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात यहाँ आ रही है तो कौन हो जाएगा? नागदशक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नागदशक हो जाएगा। और नागदशक को कौन मार देता है? शिशुपाल मार देता है। और उसके बाद में कौन सा वंश आ जाएगा? शिशुपाल, यानी कि शिशुनाग वंश आ जाएगा। सॉरी, शिशुनाग मार देता है और उसके बाद में कौन सा वंश आ जाएगा? नाग वंश का यहाँ पे उदय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? नागेश्वर, शिशुपाल, शिशुनाग या फिर काला शेख, यानी काला अशोक है ना, काला शेख नहीं है। तो आपको याद रखना है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो शिशुनाग हो जाएगा। अभी जस्ट इसके बारे में अपन ने देखा था। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है काला अशोक। और इसी काला अशोक को काला वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला वर्ण भी कहा जाता है। और इसकी स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। अपन ने जाना था कि ये जब शासक रहता है तो इसकी रोज की आदत होती है शेविंग बनाने की, और इसका एक नाई रहता है, वो आता है शेविंग बनाने के लिए, जिसका नाम अग्रसेन या कहीं कहीं उग्रसेन लिखा हुआ मिलता है। और इसकी जो पत्नी होती है, इसकी पटरानी होती है, उसको उससे प्रेम हो जाता है और क्या करती है? भग जाती है उसके साथ में और इसको भी मार देती है। काला अशोक के 10 पुत्र होते हैं, उसको भी मार देती है। और उसके बाद में कौन सा वंश आ जाता है? नंद वंश आ जाता है, जिसे महापद्मानंद के नाम से जानते हैं। वही पहले क्या था? अग्रसेन हुआ करता था या फिर उग्रसेन हुआ करता था। काला अशोक को मारता है और मारने के बाद में मौर्य साम्राज्य जो है खत्म हो जाता है। फिर नंद वंश की जो है शुरुआत हो जाती है ना। याद रखिएगा काला अशोक के बारे में। और इन्हीं के समय क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कहाँ होते हैं? वैशाली के अंदर, है ना। कहाँ होती है? वैशाली के अंदर होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ आपको याद रखना है महापद्मानंद जो है क्या हो जाएंगे? नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद की हत्या किसने कर दी थी? गणानंद की हत्या किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। आप लोगों को मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से किसको निपटा दिया? गणानंद को निपटा दिया और नंद वंश का अंत हो जाता है। और यहाँ से कौन सा वंश शुरू हो जाता है? मौर्य वंश की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? बिंबसार, बिंदुसार, वासुदेव या फिर अजात शत्रु? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक जो है प्रथम उत्तरदायी हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? बिंबसार। बिंबसार जो है ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मतलब एक साइड तो कौन आ रहा था? सिकंदर आ रहा था, और एक साइड इधर बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार करके कौन बैठा था? गणानंद बैठा था। कौन बैठा था? गणानंद बैठा था। तो अगर आपसे पूछा जाए किसके समकालीन था ये, तो गणानंद। और इधर कौन आ गया था? सिकंदर आ गया था। किंतु सिकंदर ने गणानंद के साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उसने सिकंदर ने भारत आने पर एक ही युद्ध लड़ा था, जो कि राजा पोरस के साथ में लड़ता है। और पोरस को क्या है? युद्ध में हरा देता है, बंदी बनाता है, पर उसकी वीरता को देख के वापस क्या है? उसको आजाद कर देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
राजा नंद यानी कि घनानंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो आपको याद रखना है खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से। कहाँ से? खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कहाँ पड़ता है? कलिंग उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए, महाजनपद मगध का शासन कौन था? मगध का शासक अजात शत्रु था। कौन था? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक साइड है ना, एक साइड मैंने आपको क्या लिखाया था? एक साइड मैंने लिखा था महाजनपद, है ना, महाजनपद। एक साइड मैंने लिखी थी राजधानी, एक साइड मैंने लिखे थे शासक, और एक साइड मैंने लिखे थे वर्तमान स्थिति। तो आप लोगों ने अगर महाजनपद वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखना, आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी कि वर्तमान में कौन सी चीज जो है कहाँ पे स्थित हो जाएगी। ठीक है, चलिए, उदयन कहाँ का शासक था? अगर उदयन के बारे में आपसे पूछा जाए, वत्स, कौशल, मगध या फिर पाटलिपुत्र, तो आपको याद रखना है वत्स का शासक हो जाएगा। कौन? उदयन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, अवंती का शासक कौन था? तो प्रद्योत था। कौन था? प्रद्योत जो है कौन हो जाएंगे? अंतिम शासक हो जाएंगे। कहाँ के? अवंतिका के। तो इसका फुल वीडियो अगर आपको जानना है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारी डिटेल बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप उससे देख के बहुत अच्छे से नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वन डे यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हिस्ट्री का बड़ा ज्यादा वेटेज रहता है, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।